Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Yes, Labdabami. Yes. Good evening, beta. Good evening, good evening. पेपर लीक, यस। क्या बोला जाए अब तो। एनटीए ने नोटिस में भी बोल दिया है रिलीज करके। लापरवाही, और क्या बोल सकते हैं इसको। नहीं होना चाहिए था। यस। नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड इवनिंग, हेलो। पर मुझे ये नहीं समझ में आता, जब पेपर इजी होता है तभी क्यों लीक होता है। लास्ट ईयर टफ था तब तो किसी के हाथ नहीं लग पाया। पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ठीक होगा पता नहीं। हाँ जी। दोबारा नहीं होगा। रीनीट तब भी नहीं हुआ था बेटा, 2024 में। रीनीट अब भी नहीं होगा। 2026 नीट के क्या। हाँ, 2027 में टफ होगा, ये तो बेटा हम काफी दिन से बोल रहे हैं, जब से पेपर हमने 2026 का देखा है 3 मई से। तभी से हम बोल रहे हैं कि भैया इस हिसाब से जो ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया, इजी हार्ड, उस हिसाब से अगली साल हार्ड आएगा, ठीक है। दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, और सबके लिए हार्ड आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा। दैट इज नॉट एन इशू। इशू इज पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। पेपर लीक होना, आज लेक्चर नंबर 9 है, ओके वेट। इशू है पेपर लीक होना, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। पेपर लीक होना सबसे निगेटिव होता है बेटा यार। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। आप लोग तो खैर समझदार हो, एनटीए नहीं समझ रहा है बस। चल, तो शुरू करते हैं बेटा, टॉपिक पे आ जाएं। पेपर इजी आए हार्ड आए आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उस लेवल का हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तुम्हारी फील्डिंग सेट है बेटा। यू गाइस बी रेडी। सो आज का हमारा टॉपिक युग्मक जनन अभी भी चल रहा है, और आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे आपके अंड जनन की, जिसे हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि शुक्र जनन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, कौन सा हार्मोन किस तरीके से शुक्र जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल का क्लास का सबको क्लियर है? यस, खुश रहिए बेटा। कल की क्लास में जो हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था वो सबको क्लियर है बेटा। आज हम oogenesis स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करेंगे अंडजनन। अच्छा, शुक्र जनन जो हमने कल पढ़ा था बेटा वो तो बहुत इजी है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो मेरे लिए स्ट्रेस का विषय है, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया तो अंड जनन कैसे समझ में आएगा। अंड जनन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है भाई साहब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शुक्र जनन की तुलना में, ठीक है। रिकैप कर लें जल्दी से। तो हमने बेटा कल पढ़ा था कि आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, नाम ही है रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन। ये आकर के अगर पीयूष ग्रंथि को बोलता है कि ऐसा है भैया गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, ठीक है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि बेटा 2 गोनाडोट्रोपिन निकालता है, और उन गोनाडोट्रोपिन का नाम है आपका FSH और LH, ठीक है। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन, और LH को बेटा हम ICSH के नाम से भी जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन्स बेटा निकलते हैं आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से, जिसके चलते FSH आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बेटा शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं हैं, उन सर्टोली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है कि भैया जल्दी से निकालिए हार्मोन। कौन से हार्मोन निकालिए? तो निकालिए जल्दी से आप अपना ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंड्रोजन से बाइंड या जिनसे आकर के एंड्रोजन बाइंड करते हैं। वहीं जो आपका LH आता है, LH बेटा आपकी
अंतराली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है। अंतराली कोशिकाओं से बोलता है चलिए नरजनन हार्मोन निकालिए, और वो जो नरजनन हार्मोन है उनके समूह को मिलाकर के बेटा हम एंड्रोजेंस कह देते हैं। उन एंड्रोजेंस में जो मेन आपका एंड्रोजन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं से निकलने वाले एंड्रोजेंस जाकर के सर्टोली कोशिकाओं से निकलने वाले एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ते हैं और फिर जाकर के बेटा ये शुक्र जनन करवाते हैं। ठीक है, यानी शुक्राणु का निर्माण करवाते हैं। जब ये शुक्राणु निर्माण हो रहा होता है इसी टाइम पर सर्टोली कोशिकाएं एक और हार्मोन निकालती हैं जिसे हम बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन मतलब इनहिबिट करना, मतलब कि रोकना। इनहिबिन क्या करता है, आपकी हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि को निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक मतलब बोलता है कि बस अब नहीं चाहिए, रोक दो। जीएनआरएच के स्राव को रोक दीजिए, हाइपोथैलेमस को बोलता है, और अग्रपीयूष ग्रंथि से बोलता है कि एफएसएच के स्राव को रोक दीजिए। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो ये आपकी गलती है मुझे लगता है। एक बार लेक्चर को दोबारा से देखिए, ठीक है ना। मैं 4 बार पढ़ाऊं उससे अच्छा है बेटा कि आप 2 बार सेल्फ रिवाइज कर ले, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ या नहीं? यस, चलिए हाँ आगे बढ़े। क्लियर है? चलो, जिनको नहीं क्लियर है बेटा मैं हमेशा बोलती हूं जाकर के प्लीज लेक्चर को दोबारा देखिए। यहां पर रोने से बेटर है कि जाकर के लेक्चर को दोबारा देखिए। ठीक है, चलो यहाँ पे रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, जाके पढ़ लो शायद आ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा अंडजनन। तो हमने देखा था कि जो शुक्राणु निर्माण होता है मेल्स के केस में वो किशोरावस्था से शुरू होता है। हाँ या नहीं? कब शुरू होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब जब लड़का 13-14 साल, जब उसमें दाढ़ी मूछे वगैरह आने लग जाते हैं तब शुरू होता है। सिमरन कुमारी बोल रही है मैडम आप हिंदी में पढ़ाइए। बेटा इससे ज्यादा हिंदी पढ़ाऊंगी ना तो नीट नहीं निकाल पाओगे। लिख के दे दूं? क्योंकि अगर आप इस साल का नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे भी बेटा आपको कुछ ऑप्शंस इंग्लिश में ही लिखे दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहां पर पूरा हिंदी 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 रहेगा। ठीक है, आप नीट का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो नीट के एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश भी आनी जरूरी है। ठीक है, और आगे अगर एमबीबीएस करनी है तो वहां पर भी कुछ शब्द आपको स्पेशली जूलॉजी के इंग्लिश में पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अंडजनन जो होता है बेटा यह प्रक्रिया एक बच्ची के जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया बच्ची के जन्म से पूर्व प्रारंभ होती है। ठीक है, मतलब जब एक लड़की पैदा भी नहीं होती है ना उससे पहले उसके अंदर ये oogenesis स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, जब एक बच्ची 5वें महीने की होती है माँ के गर्भ के अंदर, 9 महीने का इंट्रायूट्राइन लाइफ होता है ना, 9 महीने का अंतः गर्भाशयी पीरियड होता है। ठीक है, उस 9 महीने की पीरियड में जब बच्ची 5वें महीने में होती है उस समय पर उसके हर एक अंडाशय में, फीमेल्स के पास कितने अंडाशय होते हैं, कितने ओवरीज होते हैं, जल्दी से बता दो। हाँ जी जल्दी से बताइए, फीमेल्स के पास कितने अंडाशय होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 या 1? जल्दी बताइए कितने अंडाशय होते हैं फीमेल के पास? ओवरीज कितनी होती है? 2 होती है। थैंक यू सो मच। हर एक ओवरी में जब बच्ची माँ के गर्भ में 5वें महीने की होती है उस समय तक उसके, यस 1 पेयर इज ऑल्सो ओके, 2 इज ऑल्सो ओके। ठीक है, 5वें महीने तक हर एक अंडाशय में, बच्ची के हर एक अंडाशय में लगभग 50 से 70 लाख प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 50 से 70 लाख प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं बच्ची के हर एक अंडाशय में 5वें महीने तक। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं बच्ची के अंतः गर्भाशयी
काल के 5वें माह तक प्रत्येक अंडाशय में, अंतःगर्भाशयी काल की इंग्लिश भी लिख दूं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, है ना, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, शॉर्ट में हम इसको IUL भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी दीपांजलि, पुटक पुटक सब कुछ बताऊंगी, पुटक का हो भाई बताऊंगी, रुक जाओ, अभी पहले एक थ्योरी लिख लो। ठीक है, तो बच्ची के अंतःगर्भाशयी काल के 5वें माह तक प्रत्येक अंडाशय यानी कि ओवरी में, प्रत्येक अंडाशय ओवरी में लगभग 50 से 70 लाख, या इसको आप 5 से 7 मिलियन भी बोल सकते हैं, हो गया इसमें 50 से 70 लाख या 5 से 7 मिलियन पुटक पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है जब बच्ची 5 महीने की होती है माँ के गर्भ में। व्हाट इज पुटक, अरुण, आई लेट यू नो, पहले एक बार लिख लेते हैं, अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। छठे महीने में, ठीक है, छठे महीने में ये जो पुटक होते हैं ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चार्ट ऑफ कर लेती हूँ, वरना तुम लोग डाउट ही पूछते रहते फिर कहते मैडम समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 6वें माह से ये पुटक नष्ट होने प्रारंभ होते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलिक्यूलर एट्रीसिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि इनमें से कुछ पुटक एक प्रक्रिया द्वारा नष्ट होने लगते हैं। उस प्रक्रिया का नाम एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं फॉलिकुलर एट्रीसिया। हिंदी मुझे नहीं पता। एट्रीसिया मतलब नष्ट होना, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल्स का यानी कि पुटक का। ठीक है ना, चलो आगे बेटा। जन्म तक, बच्ची के जन्म तक प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2 मिलियन या 20 लाख पुटक, पुटक को हम फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब तक बच्ची पैदा होती है उस टाइम तक हर एक ओवरी में लगभग 20 लाख राइट ओवरी में, 20 लाख लेफ्ट ओवरी में पुटक या फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको और आगे बताऊंगी। जल्दी से लिख लीजिएगा बेटा। ये टॉपिक कितने दिन चलेगा गोविंद? आज खत्म हो जाएगा। हाँ जी, खा लो, तुम्हें खाने हैं तो वासु खा लेना। नहीं, मैं खा लेती हूँ, वासु भी खा लेता है। यस, चैप्टर का पूरा होगा बेटा, मैंने बोला था अभी 6 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, नोटेड। चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्ची पैदा हो गई, हर एक उसके ओवरी के अंदर लगभग 20 लाख
फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, लाओ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो वैसा सोचो, ठीक है, ठीक है। हर एक ओवरी के अंदर लगभग 20 लाख पुटक पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पुटक नष्ट हो रहे हैं, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं, ये नष्ट होना अभी भी नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। ये जो पुटक नष्ट हो रहे हैं, ये काजू खा रही हूँ यार, एक मिनट। क्यों खा रही हूँ उसका रीजन बता दूं। तो भगवान जी के प्रसाद में रखा था, 2 दिन के लिए आगरा चली गई, तो उसमें चींटियां लग गई हैं। चींटियां लग गई तो वो अंदर से मैंने निकाल के वो भगवान जी के प्रसाद वाली बोल रख दी। तो वो हेल्प आई, वो बर्तन धुल रही थी, तो उसने बोला कि दीदी आपने ऐसे रख दिया है। फिर उसके बाद वो रखा रहा। अभी वो फिर आई, कहती दीदी अभी तक आपने ये खाया नहीं, आपने मेरे लिए रखे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, मतलब खराब नहीं है वो, मैं भी खा लेती हूँ, वासु भी खा लेता है, लाओ मैं खा लेती हूँ। तो वो खाते खाते जा रहे थे, मैंने उसके हाथ से एक ले लिया। मैंने कहा मुझे उसको ये ना लगे कि खराब है तो इसलिए हमें दे दिया, नहीं खराब नहीं है पहली बात तो, लेकिन हाँ मैं भी खा सकती हूँ, क्यों नहीं खा सकती, प्रसाद है भाई। किसमें नहीं लिखा है, वासु खेलने गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, बच्ची पैदा हो गई, 6 महीने से जो पुटक थे, अभी बताऊंगी सत्यम, अमिता रुक जाओ, ठीक है, हमको भी चाहिए, काजल नहीं है काजू है। तो जो पुटक थे, जो 6 महीने से नष्ट होने शुरू हुए थे, ये अभी भी नष्ट ही होते रहते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि फीमेल्स के केस में जो जनन करने की क्षमता है वो 45-50 साल तक खत्म हो जाती है, क्योंकि जितने भी पुटक बने होते हैं बेटा, ये सब जन्म से पहले बने होते हैं, और जन्म से पहले ये नष्ट भी होने लग जाते हैं। और जब तक एक औरत 45-50 साल की होती है, तब तक उसके अंदर जितने भी पुटक बने होते हैं वो सारे नष्ट हो चुके होते हैं। और अगर पुटक ही नष्ट हो गए तो बेटा अंडाणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा तो बेटा वो जो औरत है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि शुक्राणु किससे आकर के फर्टिलाइज करेगा, अंडाणु से ना। अंडाणु खत्म हो गए, समझे कि नहीं समझे। मेल्स के केस में क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 13-14 साल से शुरू होती है और 90 साल तक चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा आदमी 80-90 साल पे भी अगर माने तो दूसरी शादी कर ले रहे हैं भाई, ब्याह रचा ले रहे हैं। और वो अगर उनके बच्चे बच्चे मर गए तो वो 80-90 साल पे भी एक ट्राई दे रहे हैं कि ठीक है एक और करके छोड़ देते हैं, भाई बहन संभाल लेंगे, हमारी लिगेसी चलती रहेगी। समझ रहे हो या नहीं। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं है। औरतें जो हैं वो 45-50, आइडियली मैं नेचुरल और नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ, अपवाद हर जगह है, रेयर कंडीशन हर जगह है। तो नेचुरली बेटा औरत जो है वो 45 से 50 साल तक ही बच्चे पैदा कर सकती है। उसके बाद अगर औरत को शादी करनी है, मन है कि चलो बुढ़ापा अकेले नहीं कट रहा है, कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो वो औरत बच्चे पैदा करने के पर्पज से शादी नहीं कर सकती। वो शादी कर सकती है एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में, वो नेचुरली बच्चे नहीं पैदा कर सकती। समझ में आया कि नहीं आया। यस दिस इज सच्चाई यार, सच्चाई सुनो, तुम लोग बायो पढ़ रहे हो, सच्चाई सुनो, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, पुटक जन्म के पश्चात भी नष्ट होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, और यौवनारंभ तक, यौवनारंभ दैट इज प्यूबर्टी, ठीक है, जब फीमेल्स में आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी शुरू होती है, ठीक है ना। यौवनारंभ तक प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय यानी कि ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 पुटक पाए जाते। देख रहे हो, जब बच्ची माँ के गर्भ में 5 महीने की थी
तब उसके हर एक अंडाशय में लगभग 50 से 70 लाख फॉलिकल्स बन चुके थे। और छठे महीने से नष्ट होते 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 जब तक वो पैदा हो रही तब तक हर एक अंडाशय के अंदर लगभग 20 लाख पुटक पाए जाते हैं। और जब तक बच्ची के अंदर यौवन आरंभ आता है, मतलब जब वो बच्चे पैदा करने की उम्र में आती है, या जनन चक्र, हालांकि 13 साल में साइकिल आ रही है तो 13 साइकिल में बच्ची को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही कारण है बेटा कि शादी की मिनिमम एज भारत में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल रखी गई है, ताकि लड़कियां बायोलॉजिकली, फिजिकली इतनी परिपक्व हो जाएं, इतनी मैच्योर हो जाएं कि वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके, ठीक है ना। इसीलिए शादी की उम्र को बढ़ा करके 18 साल कर दिया है। वरना अच्छा 13 साल से उसमें जनन चक्र शुरू हो गया है, मतलब 13 साल पे प्रेग्नेंट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक उसमें जनन चक्र शुरू हो गया 13 साल में, लेकिन 13 साल में उसकी बॉडी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। हालांकि समाज में जिस तरीके का माहौल है, आप लोगों ने सुना होगा कि स्कूल जाती हुई बच्ची, उसके साथ स्कूल में उसके टीचर्स या जो भी स्कूल का कोई बदतमीज स्टाफ, वो उसके साथ यौन शोषण करता है। और बच्ची जब पेट में दर्द उठता है या तब जा करके दिखाते हैं डॉक्टर को, तो पता लगता है बच्ची 4 महीने, क्योंकि नॉर्मली 5-6 महीने तक तो पता ही नहीं लगता, ठीक है। देख के नहीं पता लग सकता ना कि कोई प्रेग्नेंट है, छठे महीने के बाद ही थोड़ा डेवलपमेंट होता है बेली का, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता लगता, तो जब तक पता लगता है बच्ची का 5-6 महीने हो चुका होता है प्रेगनेंसी का, तब जाकर के, मतलब जब उसको पेट में दर्द शुरू होता है या कुछ ऐसा सिम्टम शुरू होता है, तब जाकर के डॉक्टर को दिखाते तो पता लगता है कि भाई लड़की तो 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब उस कंडीशन में ना तो गर्भपात किया जा सकता है, क्योंकि गर्भपात करना भी बच्चे की जान के लिए खतरा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन से बेटा ये क्या क्या होता है, ऐसे तो रेप होने को तो 8 साल की बच्ची का भी हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, लेकिन 8 साल की बच्ची में अगर आर्तव चक्र शुरू नहीं है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो रही है। लेकिन 13-14 साल या वो बच्ची जिसके अंदर आर्तव चक्र शुरू हो गया, उसके बाद उसका अगर यौन शोषण होता है, तब बेटा अगर वो बच्ची कंसीव करती है तो वो, अगर उस केस में अबॉर्शन करवाया जाता है, ऑब्वियसली रेप का केस है तो अबॉर्शन ही करवाया जाएगा, लेकिन अगर अबॉर्शन में बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, बच्चा तो मारना ही है, लेकिन उस कंडीशन में उस लड़की की जान को भी खतरा है जिसकी बॉडी अभी इतनी डेवलप ही नहीं हुई है, ठीक है ना। यही रीजन है कि सरकार ने, और ये आजकल का नहीं बहुत पहले का, सरकार ने शादी की जो मिनिमम एज है लड़कियों की 18, लड़कों की 21 साल की है। हालांकि रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले एक नया प्रस्ताव भी आया था जिसमें लड़की की उम्र 21 और लड़के की कम से कम 23 होनी चाहिए, पर कई गांव शहरों में इसका विरोध होने की वजह से अभी इस चीज को अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सबको? यस, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम 60 से 80 हजार ही क्यों बचते हैं, नए पुटक नहीं बनते हैं क्या? तो ये मैं आपको बता दूं कि नए पुटक जन्म के पश्चात नहीं बनते, ठीक है। जन्म होने के बाद कोई भी नया फॉलिकल या नई कोशिका नहीं बनती। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम बेटा इस प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। पुटक क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। जैसे हमने देखा था कि शुक्राणु निर्माण के लिए जो आपकी जर्मिनल एपिथीलियम होती है, ठीक है, जनन उपकला, इसी तरीके से अंडाणु निर्माण के लिए भी जनन उपकला पाई जाती है, और ये भी सरल घनाकार उपकला होती है, ठीक है। और इन कोशिकाओं को हम अंडजननी कोशिकाएं कह देते हैं, ऊगोनिया कह देते हैं। शुक्राणु निर्माण वाली कोशिकाओं को हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा था। क्या कहा था? स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इनको बेटा हम बोलते हैं ऊगोनिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूंगी, वरना आप लोगों का यहाँ पे व्यवहार ही नहीं खत्म होगा। हम गोरखपुर से, आप कहाँ से, है ना। चलिए तो इनको बेटा हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलते हैं पीजीसीज या जर्म कोशिकाएं,
या बेटा हम इनको अंडजननी कोशिकाएं कह देते हैं, अंडजननी oogonia, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, इन शॉर्ट हम इनको पीजीसीज कह देते हैं, या हम इनको ऊगोनिया कह देते हैं। और ये सारी नॉर्मल सेल्स होती हैं 2n, 2n मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है 46। ठीक है, चलिए इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या करेंगी बेटा, ये गुणन करेंगी। ठीक है, इनके अंदर जब होगा समसूत्री विभाजन, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के चलते ये क्या करेंगी बेटा, ये अपना गुणन करेंगी, गुणन करेंगी यानी अपनी संख्या बढ़ाएंगी। ठीक है, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी बेटा तो जो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, ये कोशिकाएं बेटा, इनको भी हम ऊगोनिया ही बोलते हैं, ये कोशिकाएं एंटर करती हैं वृद्धि अवस्था में। अच्छा, यहां पर टाइप ए टाइप बी वाला खेल नहीं होता है जो हमने स्पर्मेटोगोनियाज में देखा था। स्पर्मेटोगोनियाज में हमने क्या देखा था कि स्पर्मेटोगोनियाज माइटोसिस करते हैं, समसूत्री विभाजन, उसके चलते जो कोशिकाएं बनती है एक को हम टाइप ए बोल देते हैं, एक को हम टाइप बी बोल देते हैं। टाइप ए लगातार विभाजन करती रहती है लेकिन टाइप बी वृद्धि अवस्था में एंटर करती है। यहां पर बेटा टाइप ए टाइप बी नहीं होता है, यहां पर ये सारी की सारी ही वृद्धि अवस्था में एंटर करती हैं। और जब ये वृद्धि अवस्था में एंटर करती हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये एंटर करती हैं किसमें, वृद्धि अवस्था में, मतलब कि ग्रोथ फेज में। ये वाला जो है बेटा ये इसका गुणन अवस्था है। गुणन अवस्था मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ये अपनी संख्या बढ़ा रही हैं। संख्या बढ़ाने के बाद मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ाने के बाद बेटा ये वृद्धि अवस्था में एंटर करती हैं। और वृद्धि अवस्था में एंटर करने के बाद इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, मतलब इनका जो साइज होता है वो 200 गुना तक बढ़ जाता है। कितना, 200 गुना तक बढ़ जाता है। और जब बेटा वृद्धि अवस्था में एंटर करती हैं, इनका साइज इंक्रीज होता है, तो जो कोशिका बनती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कोशिकाएं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम, प्राइमरी oocytes। क्योंकि बेटा ये समसूत्री विभाजन में एंटर करने के बाद वृद्धि अवस्था में गई हैं, तो इनमें भी गुणसूत्र की संख्या सेम रहेगी, 2n रहेगी। ठीक है, अब ये जो याद करिए हमने देखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में एंटर करता है। सेम यहां पर होगा, ये भी मियोसिस 1 में एंटर करेंगे, लेकिन मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद, ये मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद ये एंटर तो कर जाएंगे मियोसिस 1 में, किस में एंटर कर जाएंगे बेटा, ये एंटर कर जाएंगे अर्धसूत्री विभाजन 1 में, मियोसिस 1 में ये एंटर कर जाएंगे। लेकिन मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद भी ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद ये प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में अस्थायी रूप से रुक जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में अस्थायी रूप से अवरुद्ध यानी कि रुक जाएंगे। समझ में आया? ये सब कुछ बेटा कब हुआ, जब बच्ची पैदा भी नहीं हुई थी। ठीक है ना, ये सब कुछ कब हो गया, जब बच्ची पैदा भी
नहीं हुई है। समझे कुछ या नहीं? समझे कुछ या नहीं? ये सब कुछ कब हो रहा है? जन्म से पूर्व। ठीक है, ये सब कुछ कब हो रहा है? बच्ची के पैदा होने से पहले, यानी कि बिफोर बर्थ। अभी बच्ची पैदा नहीं हुई है, जब उसके, समझ में आया? एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे ना हीरो जी? इतने क्या हीरो बने घूम रहे हो यार? आज से पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। क्या मैंने 8 लेक्चरों में एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कराई है? तो आप ये ज्ञान बांटे आकर के, मैं आपका ज्ञान लूंगी। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी कोई काम कर रही हूं तो कृपा करके ज्यादा ज्ञानी ना बने यहाँ पे। ओके हीरो? सारी हीरोगिरी निकाल देनी है मैंने। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बच्ची जब पैदा हुई है उस टाइम पर उसके ओवरी के अंदर हमने क्या बोला? पुटक पाए जाते हैं। ये आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte, अभी बस यहीं तक मान के चलिए, पुटक अभी मैं आगे समझाऊंगी। बच्ची पैदा हुई है, इस केस में उसके प्राइमरी oocytes में मियोसिस 1 शुरू तो हो गया है, लेकिन मियोसिस 1 खत्म नहीं हुआ है। बाबा टिल्लू कह रहे मैडम आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। बेटा पहली बात तो इसको हम गुस्सा होना नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको हम जवाब देना कहते हैं। हम बच्चों को जवाब दे रहे हैं। प्रोफेज 1 को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वावस्था कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रो मतलब पूर्व, फेज मतलब अवस्था। बिल्कुल आराम से इसको लिखो। मैम कुछ फीमेल से बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं बताएंगे उमंग? अगले चैप्टर में हम इसी बारे में बात करेंगे। आप इसको बिल्कुल इत्मीनान से लिख दीजिए सब। डन? लिख लिया? समझ में नहीं आया यार? एक तो या मैं सच बता रही हूं, मैं 3 साल से लक्ष्य का बैच ले रही हूँ, 3 साल से। दिस इज द 3rd ईयर। उससे पहले लक्ष्य का बैच था ही नहीं, तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं, वरना तुम कह रहे मैडम 3 साल से ही लेते हो तो ले रहे हो, उससे पहले थोड़ा ना ले। 3 साल में बेटा सच बता रही हूँ, जितनी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है ना, मुझे नहीं लगता किसी और बैच में आई है। पहले लेक्चर से ही यहाँ पर ज्यादातर बच्चा ऐसा जो ये गाने लग जाता मैडम समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। इसका एक रीजन क्या मैं ये मानूं कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं मुझे? क्या मैं ये मान के चलूं? मैम पुटक नष्ट कैसे होते हैं खान साहब, इस पर भी हम आपको बात करेंगे, बताएंगे। मैम डिप्लोटीन क्या होता है? अरे मेरा बच्चा, आप लोगों ने क्लास 11th में सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है क्या? हाँ आई नो सनी, स्पैमिंग कर रहे हैं, पर ये स्पैमिंग के चक्कर में ना ब्लॉक हो जाएंगे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं पढ़ा है सेल डिवीजन, सेल साइकिल नहीं पढ़ा है? तो जाओ पढ़ के आओ। वो तो ना मैं पढ़ाऊंगी। अरे मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तभी तो मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा है परी, है ना? चलो परी थोड़ा और पर फैलाओ। यहां तक क्लियर हो गया? तो जब बच्ची पैदा हुई है उस टाइम पर उसकी ओवरीज के अंदर ये प्राइमरी oocytes हैं। वो प्राइमरी oocytes जो मियोसिस 1 में एंटर तो कर चुके हैं, लेकिन मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद प्रोफेज 1 की डिप्लोप्टीन अवस्था में रुक गए हैं, फंस गए हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से। अस्थायी मतलब कि टेम्पररीली, परमानेंट नहीं फंसे हैं। आगे जाकर के ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चल ये सब हो गया जन्म से पूर्व, यानी कि बच्ची के पैदा होने से पहले। अब जन्म के पश्चात, और जन्म के पश्चात में भी हम लिखेंगे किशोरावस्था के बाद। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था तक सिर्फ ये नष्ट होते रहते हैं। तो किशोरावस्था के बाद क्या होगा? व्हाट हैपन्स आफ्टर प्यूबर्टी? क्या होगा किशोरावस्था के बाद? किशोरावस्था के बाद बेटा ये जो आपके डिप्लोटीन अवस्था में फंसे हुए प्राइमरी oocytes थे, ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये अपना मियोसिस 1
कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होता है, और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है यानी कि पूर्ण होता है, तो यहां पर बेटा एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। इसे हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक कोशिका, या केवल द्वितीयक अंडक भी आप बोल सकते हो। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि बेटा ये मियोसिस 1 के पूरे होने के बाद बनी है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, तो गुणसूत्र की संख्या अर्ध यानी कि आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी तो 2n से कितने रह जाएंगे? n। मेघनंद जो भी आपका नाम है बेटा, डिप्लोटीन क्या होता है? जाकर के आप प्लीज 11th क्लास के अपने नोट्स खोलिए और उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब अगर आप ये बोलेंगे कि मैम हमने अर्जुना बैच नहीं ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं, तो आपके पास अर्जुना बैच का एक्सेस आया हुआ है, आप अर्जुना बैच के एक्सेस से जो आपको मिला हुआ है उसमें जाकर के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ के आइए, ठीक है ना? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है इतना कॉन्फिडेंस है मैम आपको। क्यों ना हो बेटा, क्यों ना हो। अगर इतना मतलब नहीं आता होता मुझे पढ़ाना तो ऐसे ही हमने बच्चे सेलेक्ट करा के एम्स में भेज दिए। अभी मैंने मदर्स डे का वीडियो डाला है, मैं SNMC आगरा, कल तो आपको बताया था, हम SNMC आगरा गए थे ना, मतलब परसों गई थी, कल आई हूँ मैं लौट के, उसके बाद ही मैंने कल तुम्हारी क्लास ली थी थकी हालत में। तो ये मदर्स डे सेलिब्रेशन मेरा थोड़ा ज्यादा स्पेशल था। हर साल मैं सिर्फ वासु के साथ मनाती थी, इस साल मैंने अपने कुछ बच्चों के साथ मनाया, वो भी वो बच्चे जो सेलेक्ट होकर के एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जो अपने डॉक्टर बनने की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में पहुंच ही गए तो आगे निकल ही जाएंगे, अब डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। और मेडिकल कॉलेज भी कोई ऐसा वैसा नहीं भाई, यूपी का 2nd नंबर पे आने वाला SNMC आगरा है वो, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो यस, इसीलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। बहुत पढ़ाए तुम जैसे लाखों पढ़ा लिए अब तो। चलो दूसरा बेटा, यहां पर एक छोटी सी और कोशिका बनती है और इसको हम बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी n होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे असमान विभाजन होता है। असमान मतलब एक छोटा सा ध्रुवीय पिंड बन रहा है, एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बन रहा है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कहीं नहीं था, वहां पे जितने भी डिवाइड हो रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 कंप्लीट करके डिवाइड हुए तो 4 शुक्राणु प्रसु बने, चारों एक जैसे। वो शुक्राणु प्रसु बेटा मैच्योर होकर के या डिफरेंशिएट होकर के शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, वो भी चारों एक जैसे। यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर जो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो असमान विभाजन होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो द्वितीय कंडक है ये भी एंटर करता है आगे, ठीक है, द्वितीय कंडक भी आगे एंटर करता है और फंस जाता है। द्वितीय कंडक एंटर करता है आपके मियोसिस 2 में, ठीक है, एंटर करता है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में एंटर तो करता है, लेकिन ये मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद मेटाफेज 2 में फंस जाता है, ठीक है। ये मेटाफेज 2 अवस्था में फंस जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लो फिर आगे समझाएं। एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं आपको फिर से वापस से एक बार समझाऊंगी, फिर हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। होता क्या है बेटा, ये मेटाफेज 2 में क्या बोलते हैं इसको, अरेस्ट हो जाता है, फंस जाता है, मतलब कि अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में ही फंसा रहेगा। ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte, या इसको हम द्वितीय कंडक कोशिका बोलेंगे, ठीक है, N, ठीक है, द्वितीयक अंडक या द्वितीयक अंडक कोशिका, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं,
ठीक है, और ये आपका मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। ठीक है, ये मेटाफेज 2 में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इसमें बेटा ये फंसा रहता है। ठीक है, और ये फंसा ही रहेगा जब तक कि शुक्राणु नहीं आता। ठीक है, अगर शुक्राणु आ गया, अगर शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है, अभी बता रही हूं बेटा निखिल, अभी रुको, मैं पे स्लाइड बदल दूंगी। अगर शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करेगा तब जाकर के ये सेकेंडरी oocyte में फिर से असमान विभाजन होगा, और हम कहेंगे कि जो मियोसिस 2 में ये रुका हुआ था, ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से एक छोटी सी कोशिका बनेगी जिसे हम बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड या सेकेंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, या इसे हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। और दूसरा बेटा यहां पर बनेगा आपका अंडाणु। इस अंडाणु को बेटा हम एग भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोल, ओवम एक है तो ओवम, बहुत सारे होते हैं तो ओवा, और इसको हम ऊटिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब आप नोट कर लो, अब मैं इसको पूरा समझाऊंगी, एक बार नोट कर लो, फिर मैं पूरा समझाऊंगी एक एक करके। अरे भैया थोड़ा सब्र करा करो, मैम टाइम देगी लिखने का, बेटा चिंता मत करो। कुछ भी डाउट पूछता हूं तो मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। नवनीत सुथार, बेटा आप बस सिलेक्शन लो, मिलने के लिए स्वयं आपको टिकट भेजी जाएगी, आपको यहाँ बुलाया जाएगा। इसे अलग से लिखूं क्या? नहीं बेटा, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, आप उसी के क्लियर। चलो, बहुत गर्मी है गाइस, एसी नहीं चल रहा है। साक्षी बताओ भाई, मेरा तो चल रहा है, एसी ना हो तो क्लास लेना दूबर हो जाए। अरे राधिका, हमारी सुंदरता से क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, नीट में क्वेश्चन आएगा यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं। डन नवनीत, डन। मैम प्रेगनेंसी के दौरान गर्म चाय में क्या, कौन तुम्हें ये सब गर्म और ठंडा सिखाता रहता है यार? मेरा बेटा भी है, उस दिन हम लोग आगरा के पेठे ले रहे थे यहाँ सबके लिए, सोसाइटी में मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, तो मैंने सबके लिए हाफ के जी, वहाँ कोई गोपाल दास का एक बहुत ही फेमस शॉप है, मुझे कैब वाले ने बताया था, तो मैंने गोपाल दास से आगरे के पेठे लिए, वो अंगूरी पेठा। तो वासु वाज लाइक, मम्मा मुझे पेठा दे दो, मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा क्या हो गया है? अरे मुझे रनिंग नोज हो रहा है ना, पेठा गर्म होता है। आई एम लाइक वासु, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये गर्म और ठंडा? कर लिया, चलो आगे लिखो। ये द्वितीय कंडक जो मैंने यहाँ लिखा है, यहीं पर शुक्राणु का प्रवेश करा देना। ठीक है, शुक्राणु का प्रवेश यहीं पर करा देना ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है आपको। हाँ जी, हिपोथैलेमिक क्या होता है? हिपोथैलेमिक क्या होता है बेटे? तो वर्ड में पहली बार सुन रही हूँ, हिपोथैलेमिक वर्ड क्या है? एक बार लिख लो फिर उसको समझाती हूँ। मैम बट अंडाणु का निषेचन होता है। अरे प्रभु, यही तो ट्विस्ट है। कैमरे में आई कांटेक्ट बनाइए, ये लीजिए। एक्चुअली कैमरा ये सामने वो स्क्रीन लगी जिसपे मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसलिए मेरी नजर ज्यादातर यहाँ पर रहती है। मैम बोर्ड में इंग्लिश काम आती है क्या? अरे भाई इंग्लिश में लिख दोगे तो कोई मार थोड़ा। ल्यूकोरिया कैसी बीमारी है? अब बीमारी अच्छी और बुरी थोड़ा होती है, बीमारी तो बीमारी होती है। ल्यूकोरिया इज एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होना। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करूं, हाइपोथैलेमस बोल रहा होगा। चलिए डन। हाइपोथैलेमिक होता है, वापस से एक बार मैं रिपीट करूं, मैंने अब तक जो भी पढ़ा है। सबसे पहले बेटा अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से पहले शुरू हो जाती है, बच्ची पैदा नहीं होती है उससे पहले उसकी ओवरी के अंदर ये शुरू हो जाता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे के जन्म के बाद जब किशोरावस्था आती है 13-14 साल तब शुरू होता है। ठीक है, एक बच्ची जब पैदा नहीं होती है 5वें महीने की लगभग जब वो होती है, तब तक लगभग उसके हर एक अंडाशय में 50 से 70 लाख पुटक बन जाते हैं। पुटक क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बन भी जाते हैं, 6ठे महीने से ही नष्ट भी होने लग जाते हैं,
क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इनका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, ठीक है, ये नष्ट होने लग जाते हैं। और इस प्रक्रिया को बेटा हम फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें पुटक नष्ट होते हैं, इस प्रक्रिया को हम फॉलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं, ठीक है। जब तक बच्ची जन्म लेती है तब तक नष्ट होने के कारण लगभग हर एक अंडाशय में 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है, और ये अभी भी नष्ट होते ही रहते हैं, ठीक है। नष्ट होते होते जब तक बच्ची किशोरावस्था तक आती है, प्यूबर्टी वाली एज तक आती है, मतलब लगभग 11-12 साल तक, तब तक उसके प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 पुटक बचते हैं, ठीक है। ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, 60,000 से 80,000 पुटक बचते हैं यौवनारंभ तक, ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नए जो पुटक होते हैं वो जन्म के बाद नहीं बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा स्टार्ट होती है 13-14 साल पे और चलती है लगभग 80-90 साल तक मेल्स के केस में। पर फीमेल्स के केस में बेटा जो oogenesis है वो बच्ची के पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है और 45-50 साल तक खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी बेटा फॉलिकल्स बने होते हैं वो 45-50 साल तक सारे नष्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हो किस स्पीड से नष्ट हो रहे हैं। जो 50 से 70 लाख बने थे 5वें महीने में, 3 महीने के अंदर नष्ट हो गए, वो केवल 20 लाख बचे हैं। 20 लाख बेटा जो बचे थे बच्ची जब पैदा हुई थी उस टाइम पर, वो भी लगभग खत्म होते होते 11-12 साल में वो 20 लाख से भी खत्म होते होते मात्र 60,000 से 80,000 बचते हैं। लेकिन उस 11-12 साल से लेकर के 45-50 साल तक ये जो बच्चे कुछ होते हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यस। आगे बेटा बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा कि ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जो जनन उपकला है, वो जनन उपकला आपकी सरल घनाकार कोशिका, इसी को हम ऊगोनिया बोलते हैं या इसको हम प्राइमोडियल जर्म सेल या जर्म कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। इन ऊगोनियाज में लगातार गुणन होता है। गुणन मतलब माइटोसिस होता है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन के चलते अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या बढ़ा करके बेटा ये सारे के सारे एंटर कर जाते हैं वृद्धि अवस्था में। ये अपना साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। 200 गुना तक इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है इनको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी oocyte में बेटा होता है मियोसिस 1 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पहला। जब पहला अर्धसूत्री विभाजन बेटा इस प्राइमरी oocyte में शुरू होता है, ये खत्म नहीं होता। ये प्राइमरी oocyte के अंदर शुरू हुआ मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है या फंस जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, पढ़ा होगा। फिर प्रोफेज 1 में भी आपके वो होते हैं ना, क्या होता है, डिप्लोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, ऐसे करके 5 फेजेस होते हैं ना, ठीक है। तो ये बेटा प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है और ऐसा ही बेटा ये जन्म से पहले रुका ऐसा ही रुका हुआ बेटा रहता है ये कब तक? किशोरावस्था तक। तो जब बच्ची पैदा हो रही है उस समय पर उसके अंडाशय में जो पुटक हैं उन पुटक के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में फंसा हुआ है, ठीक है। जब बेटा जन्म के बाद किशोरावस्था शुरू होने के बाद ये जो आपका प्रोफेज 1 में फंसा हुआ प्राइमरी oocyte है ये अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। पर यहां पर बेटा जो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं में असमान विभाजन होता है। असमान मतलब कि एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका, ठीक है। असमान विभाजन क्यों होता है अब जरा उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। असमान विभाजन के चलते जो दूसरी कोशिका, जो बड़ी कोशिका बनती है उसको हम सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक बोलते हैं। और क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनी तो इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाएगी। वहीं बेटा जो पहली सी छोटी सी कोशिका बनती है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय पिंड। अब इस ध्रुवीय पिंड का क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है। ध्रुवीय पिंड का अंजाम क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भी अर्धसूत्री विभाजन 2 में एंटर होती है, ठीक है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस 2 होता है, कुछ ऐसा मानते हैं। तो कुछ मानते हैं कि बेटा ये नष्ट हो जाती है। एग्जैक्टली इनके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि नष्ट ही हो जाती हैं। क्योंकि अगर ये
मियोसिस 2 कंप्लीट करती तो एक और अंडाणु बनना था ना, एक और अंडाणु तो नहीं बनता, अंडाणु तो एक ही बनता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका, अरे यार, ये हो गया आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बना आपका प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है हमें नहीं पता, कोई कहता है मियोसिस 2 में एंटर होती है तो कोई कहता है ये नष्ट हो जाती है। फिर बेटा आपका जो सेकेंडरी oocyte बना जिसका साइज बड़ा है, ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में ही फंसा रहेगा जब तक कि शुक्राणु आकर के इसको भेद ना दे। अगर शुक्राणु इसके अंदर आया तो बेटा ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी oocyte बना, सॉरी आपका जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो बनाएगा और अंडाणु बनाएगा। अदरवाइज बेटा ये मियोसिस 2 में एंटर करके मेटाफेज 2 में अवस्था में ही फंसा नष्ट हो जाएगा। अब यहां से बेटा मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान के बदल लाती हूं। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, यदि किसी महिला के 4 बच्चे हैं, ठीक है, और उसके 2 गर्भपात हो चुके हैं। गर्भपात मतलब कि अबॉर्शंस, गर्भपात यानी कि अबॉर्शंस हो चुके हैं। इस महिला में कितने अंडाणु बने होंगे? कितने अंडाणु बने? जल्दी बताइए। हाँ जी, एक फीमेल है जिसके 4 बच्चे हैं और उसके 2 अबॉर्शंस हो चुके हैं। अबॉर्शंस मतलब कि उसने गर्भधारण तो किया था लेकिन वो बच्चा 9 महीने से पहले ही खत्म हो गया। 6, यस दीपिका, यस उमा, दिलकुश, योगश्री, खुशबू, 6 बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 नहीं होंगे बेटा, 6। गर्भपात भी किसका हुआ है? भ्रूण का गर्भपात हुआ है ना। भ्रूण का गर्भपात मतलब भ्रूण बना होगा ना। अब भ्रूण कब बना होगा? जब शुक्राणु अंडाणु से निषेचित हुआ होगा, ठीक है। तो इसके कितने बेटा बने होंगे? कुल अंडाणु 6। समझे कि नहीं? अगर एक महिला जिसने आज तक ना तो, अब जैसे तुम्हारी उम्र में हम बात करें, ठीक है, ना किसी तरीके का कोई गर्भधारण, ना किसी तरीके का कोई गर्भपात, लेकिन आर्तव चक्र हर महीने आ रहा है। हर महीने आर्तव चक्र आ रहा है मतलब हर महीने द्वितीय कंडक निकल रहा है और द्वितीय कंडक नष्ट हो जा रहा है। अनटिल अनलेस शुक्राणु नहीं आएगा, शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं करेगा, तब तक बेटा अंडाणु, मतलब जब तक शुक्राणु द्वितीय कंडक को निषेचित नहीं करेगा तब तक अंडाणु नहीं बनेगा। अंडाणु केवल तभी बनेगा जब शुक्राणु द्वितीय कंडक को भेद देगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो oogenesis बेटा जो होती है वो इर्रेगुलर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार हो रही है, oogenesis लगातार। अब हम एक काम करते हैं, अंतर लिखते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन और अंड जनन के बीच में। अब हम अंतर लिखेंगे। चलो आइए, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ जिनको नहीं समझ में आया बेटा, बस मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप लेक्चर को दोबारा से देखो। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन जितनी बार में समझ में आए उतनी बार में समझना जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए, 4 बार में समझ में आता तो 4 बार देखो लेक्चर को, तब समझो, ठीक है। हेडिंग डालिएगा एक तरफ, शुक्र जनन जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल भी आया था 25 में, 21 या 22 में भी आया था स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरी तरफ हो गया आपका अंड जनन जिसे हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार आ चुका है, ठीक है। चलो, शुक्राणु जनन बेटा सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो शुक्र जनन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये
किशोरावस्था से प्रारंभ होता है, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस से यह प्रक्रिया जो होती है किशोरावस्था से प्रारंभ होती है और लगभग 80 से 90 वर्ष की आयु तक चलती है, ठीक है, नर में। लेकिन अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis जो है बेटा, ये जन्म से पूर्व प्रारंभ होती है प्रक्रिया और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मैंने क्या बोला, यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, यह लगातार होती है, लगभग 65 से 75 दिन में एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। oogenesis की अगर हम बात करें तो यह प्रक्रिया रुक रुक कर होती है, ठीक है। जन्म से पहले शुरू हुई थी, फिर मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रुक गई, फिर किशोरावस्था के बाद शुरू हुई, फिर आपके मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फिर रुक गई। अगर शुक्राणु आया तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, शुरू हुई है तो खत्म होके ही दम लेगी। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट यह है, या इस प्रक्रिया के दौरान या इस दौरान सभी समान कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। लेकिन oogenesis के दौरान बेटा मियोसिस 1 व मियोसिस 2 के पूर्ण होने पर असमान कोशिकाएं बनती है, ठीक है। अब असमान क्यों बनती है जरा हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे असमान बना, तो जो छोटी बनी उसको हमने प्रथम ध्रुवीय पिंड बोल दिया। शुक्राणु आने के बाद जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो भी असमान विभाजन हुआ, तो जो दूसरा ध्रुवीय पिंड बना वो भी छोटा बना। क्यों बना मैडम ऐसा इसलिए बना क्योंकि देखो, अंडाणु तो फीमेल की बॉडी के अंदर रहते हैं, शुक्राणु इतनी दूर से चल करके उस अंडाणु तक पहुंच रहे हैं, तो मेहनत किसने की, शुक्राणु ने। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि उनको हेल्प हम ही करते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत किसने की, इतनी दूर से चल के कौन आ रहा है, शुक्राणु। अब ये सोचो कि आज सपोज आपने अपने घर में हाउस पार्टी रखी, ठीक है, आपने बोला आज मेरे घर सब आना, आज हम 2-4 घंटे अपन मतलब चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, आज थोड़ा सा नीट का गम भुला करके, दर्द भुला करके अपन फोकस करेंगे अपने थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने का, ठीक है। आप में से किसी एक ने अपने घर में हाउस पार्टी रखी। अब जो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, क्या वो अपने साथ खाना बांध कर लाएंगे आपके घर, नहीं, वो इतनी दूर से आपके घर आ जा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आपने अगर किसी को अपने घर बुलाया तो आप उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, उनके सोने की, उनके बैठने की, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आप करेंगे। तो उनका काम है केवल आपके घर तक आना, उनको आप सर्व करेंगे जो भी बाकी की चीजें चाहिए। सेम बेटा यहां होता है, शुक्राणु इतनी दूर से मेहनत करके यहां पहुंचते हैं, उसका केवल एक काम होता है कि लो भैया हमारा एक्स या हमारा वाई रख लो, हमारे गुणसूत्र रख लो। गुणसूत्र दे दिए शुक्राणु ने,
बाकी जो कुछ भी चाहिए, कोशिका में तो बहुत कुछ होता है ना, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, कोशिका में राइबोसोम्स होते हैं, कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। हाँ, अतिथि देवो भव, यस हर्षित। ठीक है, तो जो शुक्राणु इतनी दूर से चल के आ रहा है वो केवल एक काम के लिए आ रहा है कि लो हमारा गुणसूत्र एन हम दे रहे हैं, एन इसके पास है ही, ठीक है ना, ये आपका एन होगा, ये भी आपका एन होगा, तो एन ये है और उधर से आपका शुक्राणु आ जाएगा, वो अपना केवल एन लेकर के आ रहा है, अपना न्यूक्लियस लेकर के आ रहा है कि लो रख लो। बाकी बेटा जब उसका न्यूक्लियस इसके पास आ जाएगा, एन और एन मिलके जब ये 2n यानी कि युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाएंगे, उसके बाद जो भी कोशिका विभाजन के लिए चाहिए, जो भी बेटा आगे आपके उस कोशिका को पोषण देने के लिए जो कुछ भी चाहिए, ये सब कुछ बेटा एग प्रोवाइड करता है। और यही रीजन है कि इसको अनइक्वल डिवीजन करना पड़ता है, सो दैट ये नरिशमेंट, ओके, सो दैट ये नरिशमेंट दे सके। समझे कि नहीं? क्लियर है यहां तक सबको? यस, आगे बढ़े। आगे बढ़े। मैम यू डोंट नो एनीथिंग। राधिका क्या कह रहे मैडम, हम तो कॉन्ट्री करते, तू मोमो लेके आना, तू कोल्ड ड्रिंक ले आना, तू चाउमीन ले आना, वहां से आ रहा है तो है, ऐसा होता है, ये नहीं जानती क्या मैं राधिका? ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स। चलो यहां तक क्लियर है सबको? ये हो गया आपका अंडजनन। और क्या डिफरेंस है दोनों में? किशोरावस्था से शुरू होता है, जन्म से पूर्व ये लगातार होता है, ये प्रक्रिया रुक रुक करके होती है, इस दौरान सभी समान कोशिकाएं बनती हैं, इसमें असमान कोशिकाएं बनती हैं। यही चीज आपको यहाँ पर दिखाई दी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पुटक की। अब तक हमने अंडाणु देखा, अब हम बात करेंगे पुटक की। तो ये चित्र वैसे तो मैंने आपको पहले भी बनवाया था, लेकिन मैंने तब भी आपसे कहा था कि हम इसको दोबारा बनाएंगे, और आज वही दिन है जब हम इस चित्र को दोबारा बनाए। मैम नरिशमेंट क्या होता है? खुशी, नरिशमेंट मतलब नरिश करना, पोषण देना। नरिशमेंट मतलब पोषण देना, ठीक है। ये बेटा मैंने बना दी ओवरी, ठीक है। इस ओवरी में दो भाग होते हैं, याद करिए मैंने आपको बताया था। एक बाहरी भाग होता है जिसको हम वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरा आंतरिक भाग होता है जिसको हम मेड्यूला या मध्यांश कहते हैं, ठीक है। ये बेटा हाइलम होता है। ये क्या होता है? ये हो गया आपका हाइलम। ये क्या हो गया? दिस इज हाइलम। इस हाइलम से आर्टरीज और वेन्स, धमनी और शिराएं अंदर आती हैं, ठीक है। इस हाइलम से, क्लियर है? नोट करने का टाइम दो। लो भैया नोट कर लो, कहाँ गए तुम लोग? लो नोट कर लो। मैम पीरियड्स होते हैं तो ठंड क्यों लगती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऑल्दो मैं इसके बारे में आपको पढ़ाती आगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कल पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा? एक हार्मोन होता है हमारे अंदर जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर हीट भी बढ़ाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर थोड़ा सा हीट का उत्पादन बढ़ा देता है, कैलोरीजेनिक इसका इफेक्ट होता है। जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, तब जाकर के एंडोमेट्रियम टूटती है गर्भाशय की और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम होता है, तो बॉडी के अंदर जो हीट फॉर्मेशन होता है वो भी काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ठंड लगती है, ठीक है। अब वही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, वो तो सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है। ये सबने लिख लिया? चलो आइए, अब हम ये देखो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है अंडाशय का, इस पर हम बात करेंगे। पुटक क्या होता है, कोशिका क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो बेटा हमने देखा, ये हो गई आपकी जब बच्ची पैदा हो रही है तो उसकी ओवरी में क्या है? 20 लाख क्या है? प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक
अंडक कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या है बेटा, प्राथमिक अंडक कोशिका। इस प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ कुछ कोशिकाओं की एक परत रहती है। इन कोशिकाओं को हम कणिकामय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिकामय कोशिकाएं, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको यहां अलग से बना के बता देती हूं। ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte, इंग्लिश में लिख दूं, अब पीछे हिंदी में लिख चुकी हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या हो गया, प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये कोशिकाएं हैं जिनको हम बोलते हैं कणिकामय कोशिकाएं या ग्रैन्युलोसा सेल। इनको हम बोलते हैं कणिकामय कोशिकाएं या ग्रैन्युलोसा सेल। वो प्राइमरी oocyte जो कणिकामय कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, इस प्राइमरी oocyte को बेटा हम प्राथमिक पुटक के नाम से जानते हैं। इसको हम प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये जो है बेटा संरचना, इसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो कणिका में कोशिकाएं हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे बेटा इनकी संख्या बढ़ती है, इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक पुटक, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक पुटक, ठीक है। और इस सेकेंडरी oocyte में आपको एक और लेयर भी देखने को मिल जाती है। ये पूरा यहाँ पे, ये जगह नहीं है पूरी, ऐसे यहाँ पे कोशिकाएं व्यवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है, ठीक है। सारी कोशिकाएं कोशिकाएं हैं, यहाँ पर भी ये कोशिकाएं कोशिकाएं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है, कणिकामय कोशिकाएं। क्लियर है, इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte। फिर बेटा क्या होता है, एक और संरचना बनती है, इसको हम बोल देते हैं, ये आपका प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक परत बन जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इस साल नीट में यहां से क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लस इसके बाहर ये आपकी ग्रैनुलोसा कोशिकाएं, इसके बाहर आपकी ये ग्रैनुलोसा कोशिकाएं, साथ ही साथ बेटा यहां पर आपको एक गुहा देखने को मिलती है, ठीक है। इस गुहा को हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। इस गुहा को हम एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम। ये गुहा है जिसके अंदर द्रव्य भरा होता है, लीकर फॉलिकुलाई बोलते हैं उस द्रव्य को, मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। और इस संरचना को बेटा हम तृतीयक पुटक या टर्शरी oocyte बोलते हैं, तृतीयक पुटक या टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। और इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो संरचना है, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइम पर जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है, इस टाइम पर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा मियोसिस 1 जो है वो पूर्ण होगा,
और मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो टर्शरी oocyte में या टर्शरी फॉलिकल में क्या रहेगा, इसमें पाया जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte। लेकिन जो टर्शरी फॉलिकल बना है, तृतीयक पुटक जो बनी है, इसके अंदर बेटा क्या बना है, इसके अंदर बन गया है आपका सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है। समझ में आया कि नहीं? फिर बेटा ये संरचना और डेवलप होती है, और जो यहां पर अगली संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं परिपक्व ग्राफियन पुटिका। ये जोना पहले सुना, अभी मैं आपको इसको लेबल करके अलग से बताऊंगी। ये चारों तरफ कणिका में कोशिकाएं, कणिका में कोशिकाओं की संख्या जो होती है बेटा वो बढ़ती रहती है। कणिका में कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिपक्व ग्राफियन पुटिका या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, परिपक्व ग्राफियन पुटिका या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। फिर क्या होता है बेटा, आर्तव चक्र, यानी कि जब फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ठीक है, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाती है, और इसके फटने, वासु जस्ट वेट, इसके फटने की वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके की संरचना बन जाती है। ठीक है, और इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है, यानी कि जो द्वितीय कंडक है बेटा, वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये बाहर रिलीज होगा, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं बेटा, अंडोत्सर्ग, जो हर महीने फीमेल्स में होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अंडोत्सर्ग। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग होने के बाद ग्राफियन पुटिका फटी, अंडोत्सर्ग हो गया, उसके बाद बेटा ये जो बची हुई ग्राफियन पुटिका है, ठीक है, ये जो बची हुई ग्राफियन पुटिका है, इसमें कुछ खून देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इस संरचना को हम कॉर्पस हिमराजिकम बोलते हैं, कॉर्पस हिमरेजिकम। कॉर्पस ठीक है, फिर बेटा ये और छोटी हो जाती है नष्ट होकर के। ठीक है, और इसके अंदर एक येलो रंग का ल्यूटीन प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसमें ल्यूटीन प्रोटीन। इस ल्यूटीन प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से
हम इसको कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि ये येलो रंग की है तो हम इसको येलो बॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है। या हम इसको पीत पिंड के नाम से भी जानते हैं। पीत यानी कि पीला, पिंड यानी कि कुछ छोटी सी संरचना। फिर एक बेटा और नष्ट होने के बाद इसका छोटा सा रूप बचता है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन के नाम से जानते हैं। कॉर्पस एल्बिकन्स। समझे? अभी मैं सत्यप्रकाश पूरा डायग्राम समझा दूंगी, जस्ट जोन पर ही आप एक बार बना लीजिए। मैं हर चीज बेटा 2 बार तो मिनिमम बताती हूँ, है ना, 2 बार तो बताती हूँ। शिखा मिश्रा, आई एम बॉय। लिखिए, मतलब बनाइए इसको जल्दी से। मम्मी क्लास में हूँ। चलिए ये बना लीजिएगा जल्दी से। बच्चे बहुत परेशान है, पेपर लीक का सुन लिया तो मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। चलिए ये जल्दी से बना लीजिएगा बेटा। ये मैंने अलग से बना के बताया वो है। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब बच्ची पैदा होती है उस टाइम पर उसके प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख प्राथमिक पुटक पाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया प्राइमरी ऊसाइट और प्राइमरी फॉलिकल में क्या अंतर है, समझ में आया। प्राइमरी ऊसाइट बेटा ये है जो अंदर कोशिका है, और इस प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं, कणिका में कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को मिला करके बेटा हम पुटक बोल देते हैं। जैसे जैसे कणिका में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है हम इसको द्वितीयक पुटक बोल देते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट। कणिका में कोशिकाओं के साथ साथ अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, सेकेंडरी ऊसाइट बनता है। सेकेंडरी ऊसाइट अपने बाहर एक परत बना लेती है जिसको हम जोना पेलिसिडा कहते हैं, और यहां पर कणिका में कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है और एक बाहर गुहा बन जाती है, जिस गुहा के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम लीकर फॉलिकलाई कहते हैं। अब मैं आपको ग्राफियन पुटिका का अब अलग से एक डायग्राम बताऊंगी, ठीक है। इसको बेटा हम सेकेंड टर्शरी ऊसाइट बोलते हैं। परिपक्व ग्राफियन पुटिका में एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, इसमें भी 2 लेयर होती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अभी ये मैं आपको अलग से ग्राफियन पुटिका का डायग्राम समझाऊंगी। ग्राफियन पुटिका का डायग्राम अभी हम अलग से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम तो होती है। जर्मिनल उपकला इसको हम बोलते हैं ना, जनन उपकला भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन बच्ची के जन्म के बाद यहाँ पर नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, जो बननी है जन्म से पहले ही बन जाती है। क्या हो रहा है ये सब अमित, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? एनएनसी इसका 3D नहीं है भाई, इसका 3D नहीं है। अब मैं यूट्यूब पे ढूंढूंगी कुछ 3D मिल जाए। 3D में जो भी दिखाऊंगी लास्ट क्लास में दिखाऊंगी एक साथ, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालिएगा ग्राफियन पुटिका की संरचना जरा अगर हम देखें।
परिपक्व ग्राफियन पुटिका की अगर हम संरचना देखें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर एक पतली सी पारदर्शी परत है या झिल्ली है, जिसको हम बोल देते हैं जोना पेलिसिडा, ठीक है। इस जोना पेलिसिडा के बाहर कुछ इस तरीके की कणिका में कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं कणिका में कोशिकाओं को हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये कणिका में कोशिकाएं ही हैं, लेकिन ये इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि रेडिएट करती हुई दिखती है, तो इनको हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में आपका सेकेंडरी oocyte है, जो यहां पर बाहर निकल रहा है ना, ये जो संरचना बाहर निकल रही है, ये है जो मैंने भी आपको डायग्राम में बना के बताई है, ठीक है। जो बाहर निकलती है इसको हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अंडक। क्या निकल रहा है बाहर, द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। यही सेकेंडरी oocyte बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट होने के दौरान बनती है, और ये एन होती है। देख सकते हैं आप, इसके बाद मैंने हरे रंग की जोना पेलिसिडा बनाई है, सफेद रंग की कोरोना रेडिएटा बनाई है। हीरो वायरस नहीं है, रेडिएटा है। अब तो नया हंता वायरस आ गया भाई, कोरोना गया, हंता वायरस आ गया। अब होता क्या है बेटा, यहीं पर कुछ और कणिका में कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स या कणिका में कोशिकाएं आप सिंपल बोल दो। ये सब कणिका में कोशिकाएं हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बना लो तो भी चलेगा। मैं सिर्फ वो ग्राफिन पुटिका आपको बना करके दिखा रही हूँ जो हमने ओवरी में बनाई है। यहीं तक जो टाइम लगता है, उसके बाद तो चैप्टर स्पीड पकड़ लेता है। यहीं तक थोड़ा बेसिक डिटेल में समझाना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स हो गए। इसके बाहर की तरफ आपकी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। या इसको हम ऐसे करते हैं इससे, ये हो गई थीका इंटरना। और इसके बाहर होती है बेटा आपकी
थीका एक्सटर्नल। अब यहीं पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो हम इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले बेटा सेंटर में जो है, जो सेंटर में है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक। ये हो गया द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, एन। इसके बाहर बेटा जो आपको ये परत दिख रही है, इस परत को हम बोलेंगे आपका जोना पेलिसिडा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बाहर जो कवरिंग होती है, क्लास ले लूं उसके बाद ले जाते हो। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर जो कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जोना पेलिसिडा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको हम बोल देंगे जोना पेलिसिडा। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसके बाहर बेटा जो ये परत है, इस परत को हम बोल देंगे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ये जितनी भी आसपास आपको सेल्स दिख रही हैं, सारे के सारे आपके ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स को हम बेटा, इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स को हम डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूमुलस ऊफोरस के नाम से जानते हैं। क्यूमुलस ऊफोरस के नाम से जानते हैं। इसकी कोई हिंदी नहीं है, कॉज एनसीईआरटी में तो मेंशन ही नहीं है। ये जो बेटा पूरी गुहा है, इसको हम एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम। और इस एंट्रम में जो द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव्य को हम लीकर फॉलिकुलाई बोलते हैं। फॉलिकुलाई, क्योंकि इन फॉलिकुलाई, क्योंकि ये फॉलिकुलर सेल से ही ये एक द्रव्य स्रावित हो रहा है, इसलिए हम इसको लीकर फॉलिकुलाई कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो परत है, इसको हम थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, एक्सटर्ना। ठीक है, इसको हम थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, सॉरी इंटरना के नाम से, सॉरी, अरे यार अंदर वाली है तो इंटरना हुई ना। थीका इंटरना के नाम से जानते हैं, थीका इंटरना। ठीक है, और जो बाहर वाली ये रेशेदार परत है, इसको हम थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में मुझे आपको दो चीजें बतानी है। एक ये कि जो आपके ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है, ये डिस्कस प्रोलीजेरस में क्या है? इसमें कणिका में कोशिकाएं तो हैं, इसमें आपकी कणिका में कोशिकाएं तो हैं जिन्हें हम ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। यस, और ये जो आपकी कणिका में कोशिकाएं या ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स से बेटा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये कल के क्लास में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, यहां से निकलता है। और थीका एक्सटर्ना पे बेटा LH के ग्राही पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना।
ठीक है। दाल राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल माय फेवरेट फूड, दाल राइस एंड जीरा आलू, उसकी तो कोई टक्कर ही नहीं है बेटा। ये हो गया आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोशिकाएं आपको अलग से दिख रही है ना, कोरोना रेडिएटा। यस, जब अंडोत्सर्ग होता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम पर बेटा यही कोरोना रेडिएटा तक की जो संरचना है यही बाहर निकलती है, बाकी सब कुछ अंदर ही रह जाता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? एग मेम्ब्रेन, हाँ श्यामा, इसी में से मैंने क्या बोला, ये संरचना बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें ये तो हो गया आपका एग, एग है तो एग की मेम्ब्रेन भी होगी, ऊलेमा जिसको हम बोल देते हैं। ऊलेमा के बाहर मैंने आपको बताया एक पतली सी जोना पेलिसिडा भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गई जोना पेलिसिडा। और इसके बाहर प्रेजेंट हो गई बेटा आपकी कोरोना रेडिएटा। तो जब ग्राफियन पुटिका फटती है, अंडोत्सर्ग होता है, तो ये संरचना बाहर आती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और यहीं से आपका इस साल नीट 2026 का क्वेश्चन था। ठीक है, नीट 2026 में आपका यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये संरचना जब बाहर आती है अंडोत्सर्ग के दौरान या ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, तो ये बेटा आपकी एग मेम्ब्रेन हो गई, जिसे हम बोलेंगे अंडाणु झिल्ली, या सरल भाषा में बोले तो ऊलेमा, अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊलेमा बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसके बाहर हो गई बेटा आपकी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और सबसे बाहर होती है बेटा आपकी ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब ये जो एग मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में खाली जगह है बेटा, इस खाली जगह को हम पेरीविटलाइन स्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? पेरीविटलाइन स्पेस। नीट 2026 का ये आपका क्वेश्चन है। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? तो अब बस इसका हार्मोनल कंट्रोल रह गया है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है भाई, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी अग्र पीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच निकलवाएगा, एलएच आकर के बेटा ये थीका इंटरना से जुड़ेंगे और ये फटेगा, ग्राफियन पुटिका फटेगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। एफएसएच क्या करता है बेटा, इस फॉलिकल का जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उनको डेवलप करा करके ये ग्राफियन पुटिका बनवाता है। ठीक है, और ग्राफियन पुटिका के अंदर ये जो कणिका में कोशिकाएं, इनसे ईस्ट्रोजन निकलता है, ईस्ट्रोजन जाकर के अग्रपीयूष ग्रंथि को बोलता है और एलएच निकालो, और जब बहुत सारा एलएच निकलता है तो ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ये हो गया। ऊ लेमा क्या होती है? यस प्रिया चौधरी, आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल बेटा। ऊ मतलब एग, लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। तो अंडाणु की जो झिल्ली है उसको हम ऊ लेमा बोलते हैं। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऊ लेमा भी बोल सकते हैं, अंडाणु झिल्ली भी बोल सकते हैं। जल्दी से इसकी एनसीईआरटी सब कुछ समझ में आ गया स्नेहा? चलिए जल्दी से इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण को हम अंडजनन कह देते हैं या oogenesis बोल देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको हम? oogenesis बोल देते हैं। आगे बेटा एनसीईआरटी कहती है, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से काफी अलग है। ठीक है, अंड जनन की शुरुआत बेटा भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान ही हो जाती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंड जननी कोशिकाएं प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, जन्म के बाद बेटा ये इनका निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है, इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज 1 में रुक जाती है, लेकिन प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रुकती है। मैंने आपको थोड़ा एडिशनल बताया। इन्हें बेटा हम प्राथमिक अंडक कह देते हैं या प्राइमरी oocyte कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो होता है कणिका में कोशिकाओं से आवृत यानी कि घिर जाता है और इसको हम प्राथमिक पुटक कह देते हैं। तो प्राथमिक अंडक क्या है? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बेटा जो आपके कणिका में कोशिकाएं इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम प्राथमिक पुटक या फॉलिकल बोल देते हैं। डन। आगे बेटा एक प्रक्रिया द्वारा
इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम नहीं लिखा है जो मैंने आपको बताया, फॉलिकुलर एट्रीसिया। ठीक है, क्या बोला है, एक प्रक्रिया होती है जिसके चलते ये नष्ट होने लग जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम फॉलिकुलर एट्रीसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। फिर बेटा अंडाशय में जन्म यौवन आरंभ तक केवल 60,000 से 80,000 ही प्राथमिक पुटक बचते हैं, और ये प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं से और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं, और इनको बेटा इसमें थीका परत भी आ जाती है, इसको हम द्वितीयक पुटक कह देते हैं। इसके बाद बेटा क्या होता है आगे, द्वितीयक पुटक जल्दी ही तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाती है, और इसमें तरल से भरी एंट्रम गुहा पाई जाती है। ये तृतीयक पुटक का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना। और इसी टाइम पर बेटा जो थीका लेयर होती है वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाती है। इस समय बेटा आपका यहाँ पर खींचना ध्यान जरूरी है कि तृतीय पुटक में प्राथमिक कंडक के आकार में वृद्धि होती है, और इसका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, जिसके चलते बेटा ये सेकेंडरी oocyte बना लेते हैं। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा ध्रुवीय पिंड भी बन जाता है। कहां पर, टर्शरी फॉलिकल में, तृतीयक पुटक में। ठीक है, द्वितीय कंडक प्राथमिक कंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य की मात्रा को संचित रखता है। तो जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है ये बड़ा बन रहा है, पोलर बॉडी छोटी बन रही है। क्यों बड़ा बन रहा है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म और जो भी जरूरी कोशिकांग है वो संचित रह सके, ताकि शुक्राणु जब आकर के निषेचन करे तो फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प मिले। ठीक है ना। इसके लाभ क्या होंगे वो मैं आपको बता दिया। पहला, अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है, या ये नष्ट हो जाता है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, नष्ट ही हो जाता है। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तृतीयक पुटक जो होता है बेटा ये आगे चल करके परिपक्व ग्राफीन पुटिका बनाता है। ठीक है, और द्वितीय कंडक बेटा अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, पारदर्शी अंडावरण, जिसको हम जोना पेलिसिडा कहते हैं। ग्राफीन पुटिका बेटा फट जाता है, जिसके चलते द्वितीय कंडक बाहर निकल जाता है, इसको हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कह देते हैं। क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच में मुख्य अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, जो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखे, ये भी आप देख सकते हैं। शुक्र जनन शुरू हुआ यौवनारंभ पर, और शुरू हुआ प्राथमिक पुटक शुक्र कोशिकाएं बनी, साइज बढ़ा। फिर बेटा इनमें मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी oocyte बने, मियोसिस 2 हुआ आपका, शुक्राणु प्रसू बने, विभेदन हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से शुक्राणु बन गए। लेकिन अंड जनन में ऐसा नहीं हुआ। बच्ची के जन्म से पूर्व शुरू हो गया था, प्राइमरी oocyte बन गए थे, प्राइमरी oocyte बन गए थे। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 के डिप्लोपिंटीन अवस्था में फंस गए थे मियोसिस 1 के, और जन्म तक ऐसे ही रहे। ठीक है, फिर किशोरावस्था तक ये ऐसे ही पड़े हैं। किशोरावस्था होने के बाद बेटा इसका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, कब, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। और मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो आपका छोटा सा ध्रुवीय पिंड और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनता है। ये सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस 2 में एंटर करता है, लेकिन मेटाफेज 2 में फंसा रह जाता है, और वो मेटाफेज 2 में तभी आ गया, मियोसिस 2 तभी कंप्लीट करेगा अगर शुक्राणु आएगा। शुक्राणु नहीं आएगा तो ये oogenesis कभी भी खत्म नहीं होगा। समझे या नहीं? तो दिस इज इट। आज बेटा आपको एक डीपीपी मिल गई है, डीपीपी कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में आई गेस। और इसके अलावा लेक्चर्स रिवाइज करिए, रिवीजन करिएगा लेक्चर्स का। ठीक है, स्पेशली लेक्चर 7 से लेकर के 9 तक तो आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि 7, 8, 9 में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ाया है। ठीक है, बाकी मॉड्यूल के लिए आज मैं फोन करती हूँ, कल मैं भूल गई यार, पूछती हूँ कहाँ, कल तो वैसे भी संडे था, आज फोन करती हूँ, पूछती हूँ भेजे क्यों नहीं है इस बार। पुटिका नष्ट कैसे होता है? सचिन बताया ना बेटा, जब उनको डेवलप करने वाला कोई फैक्टर आता नहीं तो पड़े पड़े वो नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। चलिए और पढ़ाऊं बेटा, 7:43 हो गया है 6 बजे, 1.25 घंटे की क्लास होती है। आई एम ओके, तुम ही मर जाओगे। मैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis पढ़ा सकती हूँ 10 मिनट का, अगर आप लोग टाइम दे तो। कोई बात, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।